तो ये हमारा डे 2 है वीडियो का, जहाँ पे हम FA की एग्ज़ाम किट सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के लिए। अभी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट that define equity or capital of business? Equity or capital is represented by the net assets, ठीक है। Equity or capital is equivalent to the valuation of business, wrong. Equity or capital is equivalent to the value of business assets, wrong. Equity or capital of business is represented by the total assets of business, wrong. उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब है हमारे ट्रू एंड फॉल्स। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। ईच पार्टनर्स हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर डेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, फॉल्स। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अ पार्टनरशिप इज एम्प्लॉय of the partnership, false. Each partner is entitled to participate in the management and running of business, true. There must be a formal partnership agreement signed by all partners which signifies the respective rights, duties and obligation of partners, true. सेम इसमें भी हमें बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए है और कौन सी स्टेटमेंट पार्टनरशिप फर्म के लिए है। पहला है ओनरशिप और इन्वेस्टर्स। ओनर्स और इन्वेस्टर्स मे रिसीव अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड तो हमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में देखा था टॉपिक, तो वो उसी में जाएगा। द बिजनेस कैन नॉट ओन एसेट्स एंड इनकर लाइबिलिटी इन देयर ओन नेम, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट सब्जेक्ट टू एक्सटर्नल ऑडिट, पार्टनरशिप में नहीं होती। लोन्स एंड बोरोइंग्स फॉर द बिजनेस मे बी सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and position based upon the information in the annual financial statement is likely to be of most relevant or interest to be a bank that is considered making a long term loans of company। तो ये पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म लोन्स लेते वक्त जो बैंक्स होते हैं वो क्या चेक करते हैं। बैंक सॉल्वेंसी चेक करते हैं बेसिकली, कि फर्म आगे चलेगी नहीं चलेगी, उनके पास फर्म को रन करने का बेसिक अमाउंट ऑफ मनी है या फिर बेसिक अमाउंट ऑफ मनी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ लाइकली टू बी मोस्ट रिलेवेंट एंड इंटरेस्टेड टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं बिजनेस में? करंट प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बिजनेस क्या अभी प्रॉफिट कमा पा रहा है या फिर फ्यूचर में कमा पाएगा, वो चेक करते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अगर आपको ये नहीं पता कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं तो उसे कहते हैं फ्यूचर्स इन्वेस्टर। जो इन्वेस्टर हमारी फर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर, मे बी इन फ्यूचर। नेक्स्ट, which of the following statement explain the concept of consistency in the relation to the preparation of annual financial statements? Consistency refers to a language and terminologies used in counting financial statement from one year to next year. Consistency refers to the presentation and classification of information in a statement of profit and loss, statement of financial position throughout the year and from 1 year to next year, मतलब एक ईयर में हमने जो यूज़ करा उसको आगे भी यूज़ करेंगे। Consistency relates to the presentation and classification of item
in financial statement, including the disclosure of notes of financial statement throughout the year and from one to next. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी. Which accounting principle describe the following statement? It's a threshold quality that require information is disclosed if it is likely to affect the decision. क्या बोल रहा है, अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि डिसीज़न को अफेक्ट कर सकती है, यूज़र्स की अफेक्ट कर सकती है डिसीज़न ऑफ यूज़र्स, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज. तो वो प्रूडेंस बताता है, नहीं. मटीरियलिटी बताता है, यस. गोइंग कंसर्न, नहीं. बिजनेस एंटिटी, नहीं. तो उसका आंसर होगा बी. विच ऑफ कंसिस्टेंसी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट जो था कि एक ही रूल्स को हमें रेगुलर फॉलो करना चाहिए, जो हमने एक बार फॉलो करा है, तो उसको कौन सा स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा है. ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड और नॉट फॉर एन consistent basis both within an accounting period or from one accounting period to another accounting period. Transactions should be accounted on the continuous basis within the accounting period only. No. Transactions should be accounted on the continuous basis from accounting period to another. Transaction related to financial statements, a position only should be accounting for a consistent basis. नहीं, only नहीं होता, चेंज हो सकता है. both within the accounting period from one accounting period to another accounting period. तो उसका डी हो जाएगा. Which accounting principle is described following statements? The for accounting purpose a business is separate from its owner. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. बिजनेस, ये बिजनेस है और जो ये ओनर है, ये दोनों अलग है. ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताता था? क्या वो गोइंग कंसर्न है? नहीं. क्या वो मटीरियलिटी है? नहीं. क्या वो बिजनेस एंटिटी है? यस. ठीक है, आगे देखते हैं. द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंक्लूड्स गाइडेंस टू हाउ कॉस्ट एंड एसेट्स एंड liability and asset should classify. How such in each of the following item classified in the following statement? एक्सपेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. इक्विटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा. ये तो बहुत आसान था. आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल? द बिजनेस इज नॉट एक्सपेक्ट टू कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर फ्यूचर. रॉन्ग, तो उल्टा क्या रहा है. देयर इज अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर foreseeable future. It is guarantee तो नहीं होती किसी चीज़. The business will terminate its operational activity. ये तो नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा बी. Which of the following statement best explain the historical cost principle? historical cost क्या होती थी? जहाँ पर हम जो भी एसेट्स है उसको बुक या फिर उसकी बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करते थे. जैसे कि मैं एक एसेट्स लाया $10,000 की, तो वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में 10,000 से ही दिखाई जाएगी. और अगर कोई भी डेप्रिसिएशन है या कोई भी रियलाइजेशन है तो उसे अलग दिखाया जाता है. हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है. ये इम्पॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेते हैं. क्लियर है. It is represented by the cost of assets when it was purchased. ठीक है. It is represented by the cost of replacing the assets. Wrong. It is represented by the current market value. Wrong. उसके लिए तो current value concept होता है. It is represented by the net realized value. Wrong. तो इसका आंसर होगा ए.
A business includes within its closing inventory valuation some goods that were received before the year end, but invoice were not received until after the year end, but an accrual recognized. Which accounting concept is this accordance with? अच्छा दोबारा पढ़ते हैं. A business include a closing stock valuation of some goods that was received before the year end. जो ईयर एंड से पहले गुड्स मिल गए उनके लिए उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री बना दी है. बट इन्वॉइस वर नॉट रिसीव्ड, इन्वॉइस अभी तक नहीं मिला, मतलब पेमेंट अभी तक नहीं करी गई है. आफ्टर द ईयर बट एन एक्रूवल रिकॉग्नाइज, एक्रूवली रिकॉग्नाइज्ड है तो उसके लिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे जब भी हम सेल्स कर देते हैं या फिर परचेज़ कर लेते हैं, चाहे उसके पैसे हमने पे करे हो या उसके पैसे हमें रिसीव्ड हुए हो, उससे पहले ही हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी बुक्स में. वो होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट. आगे देखते हैं. विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड सो दैट एसेट्स एंड इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड. ओवरस्टेटेड मतलब उसको ज़्यादा ना दिखाया जाए. जैसे हो सकता है ना 10 रुपये की हो कोई इनकम, हम उसको 40 की दिखा रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम ओवरस्टेटेड. ठीक है. तो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करा जाता है सो दैट एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट ना करें. वेयर एज एक्सपेंस एंड लॉसेज आर नॉट अंडरस्टेट, और एक्सपेंस और लॉस को अंडरस्टेट ना किया जाए. तो क्या वो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है? नहीं. क्या वो गोइंग कंसर्न है? नहीं. क्या वो मटीरियलिटी है? सोचो. नहीं. क्या वो प्रूडेंस है? यस. क्यों प्रूडेंस क्यों है? अब अगर हम एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, अगर हम इनकम को ज़्यादा दिखा देंगे या फिर एसेट्स को ज़्यादा दिखा देंगे तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिखाएगा. तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या बताते हैं कि जो भी हमारा लॉस है उसको रिकॉग्नाइज़ करो कि हो सकता है, और जो भी प्रॉफिट्स है उसको इग्नोर करो. ठीक है. आगे देखते हैं. एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू अफेक्ट विच विल बी इम्पैक्ट ऑलमोस्ट एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. अब ये बोल रहा है हर ट्रांजेक्शन के 2 अफेक्ट होते हैं. 2 अफेक्ट कौन से? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, ये बोल रहा है. तो पूछा ये कौन सा कॉन्सेप्ट में आता है? सोचो. क्या वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है? नहीं. मटीरियलिटी? नहीं. क्या वो ड्यूअलिटी है? यस. कि ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 अफेक्ट. कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई अकाउंट क्रेडिट होगा. क्लियर है ये? तो आज की क्लास में इतना ही. मिलेंगे पार्ट नंबर 3 एग्ज़ाम किट के साथ, जहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर लेंगे. सिर्फ 15 क्वेश्चंस और है शायद, यहाँ तक है, सिर्फ 46 तक है. तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे बढ़ेंगे. तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.